जी। हर दिन हो नव दिन हमारा, यदि चाहते हैं हम हो हमारा दैनिक जीवन उद्देश्य पूर्ण सक्रिय नव दिन, तो जीना होगा हमें रोज ऊर्जा से भरा जीवन। तब स्वतः ही सहज हो जाएगा हमारा खुश रहना, हर काम में हर बात में सकारात्मकता अपनाना। यही तो है सफलता की राह पर चलना। करने के लिए ऐसी ऊर्जा से युक्त स्वयं को देना होगा सर्वप्रथम श्वास पर ध्यान, करना होगा गहरी धीमी और लंबी श्वास क्रिया का अभ्यास व ज्ञान। इसके अलावा रखना होगा सात्विक सुपाच्य पौष्टिक खान पान, मस्तिष्क में जाए अच्छी पॉजिटिव सामग्री, केवल रखना होगा इसका भी भान। कर ले इतना कुछ तो देखेंगे काम होगा महान, भरा होगा हमारा दिन ऊर्जा में स्फूर्ति से होता रहेगा सहज ही सफल हर काम, सहज ही सफल हर काम। महान व्यक्तियों के विचार सकारात्मकता के सुंदर आधार जीवन थोड़ा में। गाढ़ा है ना, लॉन्ग घ्यायचा नीट येत नाही. हाँ, बाकी साथी लोग म्यूट पे हो जाएं प्लीज। जीवन में सकारात्मक नकारात्मकता का द्वंद्व चला आ रहा है सर्दियों सदियों से, पर सफल जीवन में सकारात्मकता ही है मूल आधार। यह है कुछ महान व्यक्तियों के अनमोल विचार सकारात्मकता का सहार। कहा है स्वामी विवेकानंद ने, अगर आपकी सोच आपदाओं के बारे में होगी तो वह आएगी ही आएगी। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके मन में सकारात्मकता के परमाणु ही प्रस्फुटित होते रहेंगे। देखें विंस्टन चर्चिल का कथन एक दिशा पाता है मन, कहते हैं वे निराशावादी को दिखाई देता है मुश्किलों से भरा हर अवसर, वहीं आशावादी देख लेता है मुश्किलों में भी सुअवसर। महात्मा गांधी कहते थे मनुष्य बनता है अपने मन के विचार से, अपनी सोच के आधार से। जिसकी यह सोच सकारात्मक है वह असफल नहीं हुआ आज तक। अन्य किसी चिंतक ने बहुत ही सुंदर कहा है, चरम निराशा की अवस्था में किसी उम्मीद की आकांक्षा है सर्वोच्च सकारात्मकता, सर्वोच्च सकारात्मकता। सकारात्मकता के बिंदु चल रहा है जीवन अरसे से जैसे चल रहा है डर्रे से, आज भी वैसे। अकस्मात संयोगवश किन्हीं ज्ञानी से मेरी मुलाकात हुई, हुई मूल्य परख जीवन पर बात, बताए इन्होंने कुछ बिंदु, मैं समझता हूँ है वे सकारात्मकता के सिंधु। कहा उन्होंने खुश रहना हर किसी को शायद नहीं हो सकता, खुश रखना हर किसी को शायद नहीं हो सकता हमारे वश में, पर किसी को हमारी वजह से दुख न पहुंचे ये तो है हमारे वश में। ये भी बहुत बड़ा काम है, समझ लें दुनिया से हमने क्या पाया इसका लेखा जोखा लें, दुनिया को हमने क्या दिया बहुत जरूरी है चिंतन में। वह भी करें अवश्य अनुभव एक एक अनोखा लेकर संवारे अपना भविष्य। जीवन में दुख सुख तो आते रहते हैं, आगे भी आएंगे, उनसे कभी न घबराएं। ये कुदरत का कतई नियम नहीं कि हम केवल सुख ही सुख पाए, समझें दुख बिना सुख का कोई मूल्य नहीं। सो दुख से कभी न घबराएं, एक मंत्र याद रखें, सोच का प्रभाव होता है मन पर, मन का फिर होता है तन पर, तन मन दोनों का प्रभाव होता है हमारे सारे जीवन पर। अतः सदा अच्छा सोचें और खुश रहें, बिंदु है और कहीं भी उनका जिक्र अभी नहीं फिर कभी, अभी नहीं फिर कभी। नकारात्मकता में भी खोजे सकारात्मकता, जीवन में जब सुदूर मन भावन प्रसंग आते हैं तब भी कोई बात ही नहीं, स्वतः मन प्रसन्न रहता है, मन में सकारात्मकता का प्रादुर्भाव होता रहता है। प्रश्न उठता है क्या कोई विपरीत परिस्थिति में रह सकता है सकारात्मक भाव सहित? ऐसी परिस्थिति में क्या मन रह सकता है संतुलित व उद्वेग रहित? उदाहरणार्थ किसी ने कह दिया हमें मूर्ख,
आमतौर पर प्रतिक्रिया होगी मन ही मन कि अच्छा मुझे मूर्ख कहा, मैं तुझे देख लूंगा। यह चिंतनीय बात है, जब किसी ने अपशब्द कहा वह तब तक हम पर लागू नहीं होगा जब तक हमने उसे स्वीकार नहीं किया। जैसे ही हम आक्रोश में आए और प्रतिक्रिया की तो हमने नकारात्मकता को स्वीकार कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ नकारात्मकता का तीर हम क्यों झेलें? किसी के द्वारा छोड़ी हुई नकारात्मकता पर प्रतिक्रिया करके हम स्वीकार न करें तो सामने वाले के द्वारा फेंकी हुई नकारात्मकता उसी के पास रहेगी, उसी के पास रहेगी। मूर्त बिना मूर्त, यह आम विश्वास है। किसी विशेष काम को करने के लिए करें, सही काम का इंतजार धारणा है तभी होगा। ये संपन्न निर्बाध सब प्रकार उस घड़ी को समझ जाता है, शुभ मुहूर्त शुभ काल। उस घड़ी को समझा जाता है, शुभ मुहूर्त शुभ काल। आंतरिक विश्वास है तभी होता है कमाल। इसके विपरीत एक सोच यह भी कि इस तरह किसी विशेष समय काल की प्रतीक्षा में तो होता ही है समय बर्बाद। उनके लिए सही समय वह जब सुनते हैं अंतर का सकारात्मक नाद। ऐसे लोगों का विश्वास कर दीजिए शुरू हो। अब जब भी हम तैयार बढ़ते रहेंगे नाना तरह के शंका और भय, यदि करते रहेंगे शुभ मुहूर्त का इंतजार। कहाँ है पश्चिमी राष्ट्रों में इसका रिवाज? कहाँ है पश्चिमी राष्ट्रों में इसका रिवाज? न कल था और न है आज। उनका विश्वास है एक बार शुरू करने से रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं, समय अपने आप ही शुभ हो जाता है। अतः कर लें हम स्वयं ही अपना निर्णय कर लें, कौन सी विधि अपनाएं। मूल बात है काम में निर्विवाद आगे बढ़ पाए। निर्बाध धन्यवाद सुधीर जी, ओमरम ओमरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आ, आज का जो विषय है ये एक परिचर्चा के तौर पर ये किया जा रहा है, और क्योंकि हम लोग नेतृत्व शाला का ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसी में कई जगह पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की बातें हमारे बीच में लोग रख रहे हैं। तो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या थी, इसका क्या क्या योजना थी, इसमें क्या-क्या लाभ मिले, कौन-कौन से गाँव इसमें सम्मिलित हुए और वर्तमान स्थिति क्या है? इसी पर ये एक परिचर्चा है, और इस पर जो है ये परिचर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम है और ये जो मोदी सरकार का पहले चरण का कार्यक्रम था 2014 से 2019 का जो कार्यक्रम था, तो उसी का ये एक स्वरूप था, और उसके लिए उन्होंने कई तरह के व्यवस्थाएं की हुई थी। कुछ आंकड़े मैं देना चाहूंगा कि जब पहले 2 सालों के लिए ये योजना शुरू की गई थी, तो लगभग 90% सांसदों ने इससे जुड़े थे। वो चाहे राज्यसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों। 90% था आंकड़ा। और जब दूसरी बार पहले जो चरण था वो था 2014 से 16, फिर दूसरा था 16 से 18, और फिर तीसरा था 18 से 19, और उसके बाद तो 20, मैं बोलूँगा तीसरा था 20। फिर इसके बाद कोविड आ गया, तो वो जो फंड मिलता था, वो फंड रोक दिया गया 2 साल के लिए, और इस वजह से ये योजना जो है, वो बंद हो गई, या फिर बोलें कि ठंडे बस्ती में चली गई। उसके बारे में अब ज़्यादा कोई ना प्रचार होता है, ना कुछ होता है। लेकिन ये योजना थी कि हर सांसद एक गाँव एडॉप्ट करेगा और उसका वो समग्र विकास करेगा, और उसके लिए कई सारे फंड थे। एमपी लेड फंड था, सीएसआर फंड था, और कई तरह के फंड थे। जो टाइप्ड फंड होते हैं वो भी थे। तो इस तरह काफ़ी पैसों की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन उन पर कुछ जगह अच्छा काम हुआ और बाकी जगह बस ये ऐसे ही निकल गया वो। तो बहुत सारे साथी हैं जो इन योजनाओं के विषय में जानते हैं,
और उनके बारे में उनके अनुभव हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं चरणबद्ध तरीके से ये परिचर्चा आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले, क्योंकि हमारे राजनीतिक जो सबसे ज़्यादा आंकड़े जिनके पास रहते हैं, वो हैं हमारे गोपाल प्रसाद जी। तो मैं गोपाल प्रसाद जी से आग्रह करूँगा कि ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना थी, इसके विषय में क्या आपके पास जानकारी है और क्या इसको आप कैसे देखते हैं और वर्तमान स्थिति क्या है? और इसके क्या फ़ायदे थे और क्या नुकसान थे और क्या इसमें सफलताएँ मिली और क्या विफलताएँ मिली? इस बारे में थोड़ा-सा हमें और सभी को बताइए, गोपाल जी। क्योंकि ये हमारे विषय से संबंधित है, हमारे जो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम से संबंधित है। अभी हमने 7 गाँव का सर्वे किया है। तो उसमें मूल विषय यही निकल के आ रहे हैं कि जब सांसद कुछ नहीं कर पाए तो आप लोग क्या कर पाएँगे? तो ये एक आकलन किया जा रहा है कि वो क्या कारण थे और क्या वो चीज़ें थी जिनकी वजह से ये चीज़ें ज़मीन पे आ नहीं पाती। गोपाल जी, धन्यवाद। जी, सबों को नमस्कार। आज का हमारा परिचर्चा का विषय है सांसद आदर्श ग्राम योजना। दरअसल ये योजना जो है 2014 अक्टूबर से लागू हुई। मैंने चैट बॉक्स में इसका थोड़ा डिटेल्स आप लोगों को देने का मैंने प्रयास किया है। कृपया करके इसको भी पढ़ने का, देखने का चेष्टा करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन मैं इस योजना के संदर्भ में मेरा जो अपना अनुभव है, मैंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के ऊपर में आरटीआई भी एक बार लगाई थी और उसका जो करंट स्टेटस है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र का मेरी जो कंपटीशनर थी स्मृति ईरानी यानी अमेठी, तो उनके भी क्षेत्र का, राहुल गांधी के क्षेत्र का, तो इन सारे जो महत्वपूर्ण नेता हैं, उनके आदर्श ग्राम योजना का क्या हाल है, उसके ऊपर में मैंने जानकारी मांगी थी। लेकिन मुझे ये देख के बड़ी निराशा हुई कि जो अपने आप को वीआईपी और वीवीआईपी कहते हैं, उन्होंने जो जिस गांव को अडॉप्ट किया, उसका भी परफॉर्मेंस संतोषप्रद नहीं रहा। तो आप सोचिए, जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जो ग्रामीण विकास की बात करते हैं, जब उनसे एक गांव का एडॉप्शन सही तरीके से नहीं हो सका, तो वो पूरे लोकसभा क्षेत्र का क्या विकास करेंगे, वो पूरे देश का विकास क्या करेंगे। कहावत है गांव में कि एक चावल का जो चावल से जो भात बनाया जाता है, तो वो जो सिज जाता है, तो एक चावल के दाने से ही पूरे हंडिया का जो चावल होता है, भात बन जाता है। वो बना या नहीं बना वो पता चल जाता है। ये मात्र एक चावल को ही गृहिणी जो है हाथ में मलती है और वो ये देखती है ये सिद्ध हो गया या नहीं हुआ, ये पक गया अथवा नहीं। तो ठीक उसी तरह से सांसदों द्वारा जो आदर्श ग्राम योजना है, उसके एक गांव का ही डेवलपमेंट से ये पता चल सकता है कि इस गांव में विकास की क्या गंगा बही है या नहीं बही है, करंट स्टेटस क्या है, सच्चाई क्या है। आंकड़े और दावे में, कागजों में तो बहुत सारी बातें रहती है, ये हो गया, विज्ञापन पे लोग अरबों खरबों रुपया मोदी गवर्नमेंट ने खर्चा किया। वैसे तो हर सरकार करती है, इस सरकार ने कुछ ज्यादा ही किया अपने चेहरे चमकाने में। अगर उस पैसे का उपयोग वास्तव में जमीनी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में होता, तो मैं समझता हूं कुछ तस्वीर ही अलग होती। एक चीज जो और भी मार्केबल है, जो मैंने महसूस किया है, वो ये है कि वास्तविक स्थिति जो है कुछ और है, और ये विज्ञापन में जो दिखाया जाता है, जिसको जनता देखती है और समझती है, चाहे वो टीवी चैनल में हो या अखबारों में हो, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। जब आप उस गांव में विजिट करेंगे, चाहे कोई भी सांसद का आप गोद लिया हुआ जो गांव है, तो उसको आप जाकर के देख लीजिए, तब आपको वास्तविक सच्चाई का पता चलेगा। और ये जितने भाड़ मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये आपको सच्चाई दिखाती ही नहीं है। वो केवल और केवल जो है चरण वंदना और मुख मिलानी का और बटरिंग करने का केवल काम करती है। तो वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जैसे, आपके जैसे जो लोग हैं, जो जमीनी हकीकत पर जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी पर काम कर रहे हैं, बेशक उसका प्रयास धीमा है, बेशक उसमें कम लोग हैं, लेकिन उसका अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट से सांसद आदर्श ग्राम योजना को अगर आप कंपेयर करेंगे,
तो मैं समझता हूं कि उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा प्रभावी काम तो हमारे साथियों ने किया है। तो ऐसा वहां पर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि इसका मतलब प्रधानमंत्री कहने के लिए पावरफुल है, वास्तव में पावरफुल तो वो जमीनी कार्यकर्ता है जो वास्तव में किसी एक गांव पर एक चीज पर काम कर रहा है, चाहे वो गौपालन का काम हो, विष मुक्त खेती हो, या और भी जो चीजें हैं, तालाब का है, पर्यावरण का है, शिक्षा का है। तो अलग अलग विषय पर जो काम करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूं उनका योगदान सरकारी योगदान के बनिस्पत 10 गुना ज्यादा बढ़िया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीजों में सरकारी ठप्पा लग जाता है उसमें भ्रष्टाचार का जो वो है रेशियो वो बढ़ जाता है। और अगर व्यक्तिगत कोई आदमी अपने सच्चरित भाव से और निर्मल भाव से और निर्भीक भाव से अगर जो काम करता है परमार्थ हित की भावना से, तो मैं समझता हूं वह काम, उसमें जनता का दिली सहयोग मिलता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे भी हालांकि वही उद्देश्य था कि लोगों में स्वतः प्रेरणा हो, लेकिन सांसदों में जो अकड़ है, उसमें जो घमंड का भाव है, उसमें जो करप्शन का भाव है, वो इस योजना को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। असली समस्या का जड़ जो है, जो मैंने महसूस किया है, मैंने जो इसका जो गहराई से अध्ययन किया है, तो मुझे ये चीज समझ में आता है। दूसरी बात है, इसकी जो अपनी इसके ऊपर में जो लुक आफ्टर करने वाली जो एजेंसी है, समिति है, CFT या कुछ इस तरह करके है, तो उसका कहना है अलग से इसके लिए कोई फंड की व्यवस्था ही नहीं है। मनरेगा वाला जो फंड है, ग्रामीण विकास योजना वाला फंड है, PM वाला जो फंड है, इंदिरा आवास योजना वाला, तो यानी पहले से जो योजनाएं हैं उसी फंड का इसमें उपयोग होता है। तो फिर आपने अलग क्या किया? अब इसमें यह है, सबसे एक जो सकारात्मक चीज जो है वो ये है कि जिस किसी तेज तर्रार सांसद ने अपने क्षेत्र विशेष के लिए विशेष ध्यान लगाया, तो उसका क्षेत्र का विकास बहुत बढ़िया हुआ। यानी जिसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा जिस सांसद का, तो उस सांसद का काम जो है उसका अपना निजी भूख होना चाहिए, निजी उसके मन में ये भावना होनी चाहिए कि मुझे इस गांव का विकास करना है। यानी जिसमें जिसने उस गांव को अपना मान लिया, वास्तव में गोद लेने की जो मूल भावना है, वो जिस सांसद के अंदर में आ गया, तो उन सांसदों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट बढ़िया भी हुआ है। ये भी एक सकारात्मक पक्ष है। तो इससे मुझे लगता है कि वास्तव में मोदी जी जो मन की बात करते हैं, एक बार उनको सांसदों की आदर्श ग्राम योजना का उन्नयन के लिए सांसदों के मन की बात सुननी भी चाहिए और उनको सुनानी भी चाहिए। जब वो अपने सांसदों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जब उनके साथ जुड़ नहीं सकते, वो तो अनाप शनाप केवल बकवासबाजी में ही अपना समय व्यर्थ का बिताते हैं। कभी सिंदूर का बात करते हैं, कभी सेना के चीज का जो है पराक्रम का वो क्रेडिट लेने का कोशिश करते हैं चुनाव में, कभी अन्न की बोरी पे, राशन की बोरी पे, तो उर्वरक की बोरियां पे, वो सब जगह उनको छपास का रोग लगा, तो सब जगह वो अपना फोटो चाहते हैं। कोई भी स्कीम हो, कोई भी ये चीज हो, उस पे उनका फोटो चाहिए। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पूरा का पूरा जो है वो किया जा रहा है। तो ठीक उसी तरह से मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो करता है उसको क्रेडिट भी चाहिए, उसका यश और प्रतिष्ठा भी होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन वो काम पूरा ईमानदारी के साथ हो तो सही। काम आपने किया नहीं, और वहां पर काम किस लिए नहीं हो रहा कि उसको फंड नहीं है पर्याप्त, जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, जो उसकी आवश्यकता है, उसकी अकॉर्डिंग जो है आप फंड अलॉट नहीं कर रहे, तो उसका तो आपने व्यवस्था किया नहीं। लेकिन उसी में से आप उसको भुनाने के लिए आप प्रचार मद में लाखों अरबों रुपए खर्च आपने किया। तो ये कहाँ की बुद्धिमानी हुई? ये आम नागरिक के दिल का एक मूल भावना है, एक पीड़ा है, एक क्वेश्चन है जो हर कोई पूछेगा, और यही मेरा भी प्रश्न है। तो मुझे लगता है हम सभी जो जागरूक नागरिक हैं, एक तो काम सांसद आदर्श योजना गई भाड़ में, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो सांसदों के ऊपर में छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर में छोड़ दीजिए, लेकिन उसके आगे एक बड़ी रेखा हम लोगों को खींच करके दिखानी चाहिए। जब तक तो ऑटोमेटिकली उसकी जो रेखा है, उसका जो आकार है वो छोटा पड़ जाएगा। हमें प्रतिस्पर्धा करना है सांसद आदर्श ग्राम योजना के को टारगेट करते हुए।
और उनको दिखाना है कि आप पावर में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए जो नहीं कर सके, वो देखिए हमारी टीम ने यहाँ ये करके दिखाया। तब वास्तव में एक बड़ी बात होगी और वो चर्चा का विषय भी होगा, लोग उसको सराहेंगे भी, और फिर ये तो रिप्लिकेट होता चला जाएगा, उसकी कॉपी पेस्ट होती चली जाएगी। उस एक मॉडल को जब हम हर आदमी ये संकल्प कर ले कि हमें एक जिला का एक गांव अडॉप्ट करना है, वहां पर ये काम करना है और तन्मयता के साथ करना है, ग्रामीणों को जोड़ करके करना है, आम जनता को जोड़ करके करना है, तो फिर देखिए जहां पर जन जुड़ाव वास्तव में होगा, जहां पर निष्ठा होगी, जहां पर कर्म योग होगा, जहां पर ईमानदारी होगी, वहां पर भ्रष्टाचार को बैक होना ही पड़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूंगा, हमारी हार्दिक इच्छा है कि वाराणसी में जो बुद्ध की वैसे तो पूरा वाराणसी ही पूरा सांस्कृतिक क्षेत्र है, लेकिन बुद्ध के लिए जो ज्यादा मशहूर है वो है सारनाथ। तो सारनाथ में हमारी इच्छा है कि सारनाथ के एक गांव में हम जो है इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के पैरेलल में हम भी कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर के कुछ करें। ऐसा ड्रीम है, ऐसा सपना है। अब उसको मैं कितना मैं साकार कर पाता हूँ, ये तो आगे आने वाले समय बताएगा। लेकिन हाँ, आज तक मैंने जो भी संकल्प किया है वो मैंने पूरा किया है। ईश्वर की कृपा होगी, आप जैसे साथियों का आशीर्वाद रहेगा, सपोर्ट मिलेगा, निश्चित रूप से हम अपने मिशन में सफल होंगे। इसके साथ ही अमेठी जो हमारा पूर्व लोकसभा क्षेत्र रहा है, वहाँ एक गांव है बड़गांव प्रखंड, उसमें जो है बड़गांव में जो हमारा 56 बीघा का खेत है एक हमारे साथी का, उन्होंने हमसे इच्छा व्यक्त की थी कि गोपाल जी इसको डेवलप करना है, तो वो मुझे दे भी सकते हैं। उनसे एग्रीमेंट करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही है, इस तरह से जब मेरे जैसा एक मामूली आदमी ऐसा सोच रहा है, तो मुझे लगता है कि आधा तो संकल्प तब पूरा हो जाता है जब आपने किसी चीज का संकल्प कर लिया, तो 50% वर्क हैज डन। तो बस यही प्रार्थना है आप सबों से भी कि आप लोग भी इसकी संभावना तलाशिए कि आपको कौन सा क्षेत्र, किस गांव में कौन सा प्रोग्राम, किन किन साथियों के सहयोग से खड़ा करना है, जिससे एक बड़ी रेखा खींची जा सके। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। हमारे अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं। ये सही बात है कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए कोई फंड एलोकेट नहीं था, लेकिन टाइप्ड फंड इतने थे कि उनसे किसी भी गांव का एक अच्छा खासा समग्र विकास हो सकता था। बहुत सारे फंड थे, एमपी लेड का 5 करोड़ का बजट था, और साथ ही साथ जितनी स्कीम्स होती हैं गांव को बनाने के लिए, पंचायत की जो पावर होती है, वो सभी मिली हुई थी, और सरकार भी थी और माहौल भी था। लेकिन फिर भी ज्यादातर जगह रिजल्ट नहीं आया। तो हमारे वो साथी जो इन सब चीजों को जिन्होंने देखा है, जिनको कुछ ऐसे गांवों का उदाहरण पता है जहां पे विकास हो गया इस योजना से, या जहां नहीं हो पाया इस योजना के होने के बावजूद भी, तो उस बारे में थोड़ा सा लोगों का एक मैं चाहूंगा कि वो अपना राय दें और अपना बात रखें, क्योंकि ये बात बड़ी ही आम सी है कि जनता को भी ये बात मालूम है, और साथ ही साथ जब हम लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप लोग मिलेंगे बात करेंगे, या आप लोग मिल रहे हैं बात रहे हैं, तो ये बात निकल के आएगी कि उन गाँव का क्या हुआ? जब वो नहीं कर पाए तो आप कैसे करेंगे? तो इस प्रश्न का जवाब क्या है, और हमें इसको कैसे वो करना चाहिए? ये सब कुछ विषय हैं जिन पर ये मंथन अभी अगले 1 घंटे में हम लोग करेंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आग्रह करूँगा हमारे अन्य साथी जो यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं आग्रह करूँगा श्री एसबी राणा जी से। एसबी राणा जी आज शायद पहली बार जुड़ रहे हैं, तो संजय जी थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दें, और साथ ही साथ बताएं कि अपने अनुभव शेयर करें राणा साहब। हाँ, श्री संजय जी। भगवान राणा जी, जी 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 जी, श्री जी। भगवान राणा जी और बाकी सभी साथियों का स्वागत है, नमस्कार फिर से। बल्कि मैं, मेरे साथ आज एक
मतलब बड़ी मैंने मजाक की स्थिति कर दी। कान में वो जो लीड लगाने वाला होता है ना, वो यंत्र लगा दिया, लेकिन कान में नहीं लगाया था, और मैं सबको हेलो या नमस्कार कह रहा था। एंड मैं सोच रहा था कि उत्तर नहीं आ रहा मेरे पास। अरे ओपन ही सिचुएशन थी, फिर मैंने रियलाइज किया कि कान में मैंने लीड नहीं लगाया। एनीवे, फिर से नमस्कार। शुरू में मैं सबको हेलो कहने का प्रयास किया था। तो श्री भगवान राणा जी पूर्व शिक्षक रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट में और सरकार में, और भी पदों पे कार्य किया है। उनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं। दिल्ली में ही एक गांव में उनका घर है। और मुझे एक प्रोग्राम में मिले थे, उन्होंने कहा था कि प्रोफेसर संजय, मैं आपके साथ हूँ किसी भी अच्छे काम में साथ खड़े होने के लिए। गांधी शांति प्रतिष्ठान में जो हमारा कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने इनवाइट किया था। तो भाभी जी की तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए नहीं आ पाए। तो आज आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है अनम्यूट करके, क्योंकि गांव में रहे हैं और हमारे एमपीज का कार्य है, हमारे संसद का कार्य है, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का कार्य उन्होंने ऑब्जर्व किया बहुत क्लोजली। तो उस पर अपनी बात कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। श्री भगवान राणा जी, आप अपने को अनम्यूट करके अपने वीडियो को भी ऑन करके अपनी बात रख सकते हैं। जी भाई साहब। श्री भगवान जी, आप सुन पा रहे हैं अपनी बात को? तो उसको म्यूट करने के लिए जो लेफ्ट साइड में म्यूट जो बटन है माइक का, उस पर यदि आप दबाएंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे, अब अपनी बात कह सकेंगे। धन्यवाद। हमारे जो आज के संचालक हैं अभिषेक जी, उनकी तरफ से आग्रह है कि एस बी राणा जी, श्री भगवान राणा जी अपनी बात रखें। लेफ्ट साइड में जो बटन है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, उसको दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। ओवर टू यू अभिषेक जी। देख लीजिए, शायद वो शायद या तो सुन नहीं पा रहे हैं, हमारी बात नहीं पहुंच रही है, या शायद ऑन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। ओवर टू यू अभिषेक जी फॉर द रेस्ट। जी, श्री भगवान राणा जी शायद बात सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा हमारे जो अन्य साथी हैं वो इस पर बारी बारी से बात रखें। मैं आग्रह करूंगा सचिन अवस्थी जी से, सांसद आदर्श ग्राम योजना। भाई साहब, मैं थोड़ा शहर बाहर हूँ सड़क पे, एक 15 मिनट जी, का समय दीजिए। ठीक है, ठीक है। महेंद्र द्विवेदी जी, महेंद्र द्विवेदी जी। जी सर, जी सर, जी सर। जी, ये तो पत्रकार भी हैं और बहुत अच्छे से बात कह पाएंगे इसमें। जी सर। सर मैं चूंकि मैं सांसद, एक सेकंड, एक सेकंड। जी, मैं सांसद जी के जो उन्होंने ग्राम गोद लिए हैं, वहां पर भी मैं गया था, देखा जो विश्व की आप सभी लोगों से चर्चा सुनी और बजट की चर्चा भी सुनी। तो जब तक सांसद अपने क्षेत्र में ईमानदारी से महीने में एक दिन का समय नहीं देगा, तब तक विकास संभव नहीं है। क्योंकि पीएम साहब के कहने से लोगों ने, सांसदों ने फॉर्मेलिटी में गोद ले लिए हैं, लेकिन 70 से 80% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं वर्तमान में सर, जहां पर ना के बराबर काम है ना। तो काम करने की आवश्यकता है। एक बात और समझ में आई, अभी हमारे भैया जी बोल रहे थे कि हम एक एक ग्राम अपने जिले का गोद लें, जिससे कि उसके कंपेयर में खड़ा कर सके। तो ये हमारे मन में, चूंकि मैं आज से 7 या 8 महीने पहले गया था गांव घूमने के लिए, तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है सर, मुझे वर्तमान में, कि हम सभी लोगों को जो अपने जिले के एनजीओ हैं उनके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए, और जो ईमानदार, जो बाकी में हृदय से ठीक काम कर रहे हैं उन लोगों को साथ लेकर उनसे भी आग्रह करना चाहिए कि जैसे एक ब्लॉक में, टीकमगढ़ का एक ब्लॉक है, उसमें 79 पंचायतें हैं। तो मैंने जो 5 से 6 महीने पहले हमने भी सोचा था कि एक एनजीओ की बैठक करके 100-150 एनजीओ को बुलाकर उनसे बात की जाए, उनमें से कुछ निष्कर्ष निकाला जाए कि भाई हम काम करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, कौन कौन काम मिलकर करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो टीकमगढ़ ब्लॉक को गोद लेने की बात हमारी आदरणीय प्रोफेसर संजय शर्मा जी से भी हुई थी। और अभी प्रत्येक वर्ष मैं एक 15 जून को कार्यक्रम करता हूं सर,
प्रार्थना सभा, जिसमें सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी लोगों के प्रतिनिधियों को बुलाता हूं। लगभग 400 से 500 लोगों की जो सभा होती है, हर साल करता हूं 15 जून को, और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उसमें कई जनप्रतिनिधि भी आते हैं। तो प्रयास करूंगा सर कि 15 जून के बाद इस विषय पे भी हम टीकमगढ़ जिले के टीकमगढ़ ब्लॉक को गोद लेने का प्रयास करें, अन्य एनजीओ को साथ लेकर। और आवश्यकता है ग्राम पंचायतों में जाकर ईमानदारी से कार्य करने की, क्योंकि जब हम ईमानदार रहेंगे तभी लोग हमसे जुड़ेंगे। क्योंकि मैंने भाई साहब एक चीज और देखी है गांव में काम करते हुए, कि शहर का जो बच्चा है, शहर का जो 18 से 35 साल का युवा है, अधिकांश युवा माता पिता के एटीएम पर निर्भर हैं। माता पिता के द्वारा जो पॉकेट मनी मिलती है या व्यवस्था करते हैं माता पिता से लेके, उस पर वो निर्भर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के युवा जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं शहर के युवाओं से। वह शासन की अनेक अनेक योजनाओं को बहुत गहरे तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं और उनका लाभ भी लेते हैं। तो गांव में अगर हमें काम करना है तो हमें ठीक नियत से जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग सीनियर हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर हमें मतलब महेंद्र द्विवेदी को अगर ग्राम में काम करना है तो मुझे और मेरी टीम को बहुत अच्छी नियत से जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर से ज्यादा जो युवा है वो गांव के लोग समझदार हैं, जो मैंने लगभग 1999 से जो अनुभव रहा है। और वो हर शासन की योजनाओं को समझते हैं, विचार करते हैं और उनका अधिकांश लाभ लेते हैं और लाभ भी कमाते हैं। तो प्रयास रहेगा, जब ग्रामों का विकास होगा तो भारत का अपने आप विकास होगा। बहुत अच्छी बात हमारे भैया ने कही थी कि कम से कम जिले का एक गांव लें, तो हम तो प्रयास करेंगे कि एक गांव तो मैं अपनी समिति के माध्यम से गोद लूंगा ही, साथ ही लोगों और एनजीओ को भी प्रेरित करूंगा मीटिंगों के माध्यम से कि आप भी ये काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र जी। अभी हमारे बीच में महेश्वरी पांडे जी हैं। तो इनका जो संगठन है वो कुछ इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। आपके जो अनुभव है और आपके जो जिले के आदर्श गांव, सांसद आदर्श गांव हैं, उनके बारे में उनकी स्थिति क्या है, और साथ ही साथ आपके जो अनुभव है और साथ ही साथ जो आपके प्रोग्राम हैं उनके बारे में बताइए। आदरणीय श्री महेश्वरी पांडे जी। जी महेश्वरी जी, महेश्वरी जी को आवाज नहीं आ रही है। मैं श्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है और जो सांसद आदर्श ग्राम है, इसको लेकर क्या आपके अनुभव रहे और क्या इससे सीख मिलती है और क्या हम इनको देखते हुए कर सकते हैं? श्री जी। आवाज आ रही है मेरी? जी क्लियर है? मैं इतनी वॉइस में चलेगा या थोड़ा जोर करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ठीक है, आवाज सही है। मेरे पास तो सबसे पहले ये है कि काफी सक्सेस मॉडल जो प्रैक्टिकली गांव में हो चुके हैं, हो रहे हैं। तो जो भी गांव में काम करना चाहता है तो मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि पहले इन सक्सेसफुल मॉडल को उनके साथ रह के देख लिया जाए, समझ लिया जाए। टाइम मिलेगा तो मैं एक दो सक्सेसफुल मॉडल का थोड़ा सा हिंट देके आगे निकल जाऊंगा। एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि मैं क्यों ये करना चाहता हूं। अगर मैं गांव का रहने वाला हूं तो मेरा एक उद्देश्य है कि मेरा गांव है और मैं इसको जितना बढ़िया से बढ़िया सब लोग मिलकर करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बाहर से आता हूं
तो गांव वाले पहले ही शक की नजर से देखते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। हो सकता है कि पहले 6 महीना, साल भर, 2 साल मुझे लग गए अपने को स्टैब्लिश करने में उस गांव में। इतना भी मेरा परिचय हो, इतना भी मैं पॉलिटिकल एम्बिशंस लेके जा रहा हूँ कि इस गांव को सुंदर करूंगा तो आसपास के सब लोग जानेंगे कि मुझे बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ, वो सब धरा का धरा रह जाता है जब गांव वाले हमको टेस्ट करके और बिल्कुल किनारे कर देते हैं कि आई विल नॉट कोऑपरेट। 90% गाँवों में ये होता है कि बाहर का व्यक्ति कोई भी आता है तो उसको जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए अपने गांव के लोगों के द्वारा, गांव के लोगों में से ही कोई लीडर बन के काम कर रहा है, वो नहीं मिल पाता है। तो मेरा सजेशन है कि हम में से जो भी गांव में जाके काम करना चाहते हैं, अगर अपना गांव है, अपना कोई खास कारण है जिसमें आप रह रहे हैं परमानेंटली, बाहर से आके कुछ दिन करते हैं और फिर चले जाते हैं, वो तो बिल्कुल एमएलए एमपी का जो आदर्श गांव है उससे भी बदतर हो जाएगा, क्योंकि उनके पास तो कुछ फंड है, कुछ रुतबा है, कुछ प्लेस है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो हमें पहला जो जितने सक्सेस मॉडल आए हैं उसमें मैंने देखा है कि अपने को डिसॉल्व करना पड़ता है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, जैसा 2-3 दिन से बात चल रही है कि गांव के तमाम लोग इंपॉर्टेंट। कल भी बात हो रही थी, सक्सेना जी, हमारे संदीप भाई जो बता रहे थे, उनकी जो एक्यूमेंटशिप है अपने गांव को डेवलप करने के लिए, उसका इस्तेमाल करके मुझे आगे करना है। नहीं तो मैं एक परिभाषा लेके जा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा गांव में करूंगा और ये विकास का मॉडल होगा, तो शायद वो भी भारत सरकार का ही मॉडल होगा या अमेरिका सरकार का मॉडल होगा, जो हमें बता रही है कि सबके पास इतना पैसा हो जाएगा तो वो डेवलपमेंट हो जाएगी, रोड आ जाएगा तो वो डेवलपमेंट हो जाएगा। मैं सिर्फ एक पहला अनुभव अपना लेता हूँ। उत्तराखंड में एक गांव है जहाँ 2 दिन पैदल चल के जाना पड़ता है। आसपास कोई और गांव नहीं है, एक ही गांव से 3-4 और सेटलमेंट है कि जब बर्फ उस गांव में गिरता है तो ये लोग नीचे नीचे सेटलमेंट में आके कुछ और खेती करते रहते हैं, लेकिन एक ही गांव के लोग हैं। तो वहां जाने से पहले कोई एक दोस्त था जो अभी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है, यंगस्टर भी है, अभिषेक काफी की उम्र का होगा, टीचर भी है, जर्नलिस्ट भी है, तो वहां 7-8 साल रह के काम कर चुका था। और मैं जाने का सोचा उससे पहले, उससे सोचा कि मिल लूं, तो मिला तो उसने दिल खोल के बहुत सारे गांव का एक्सपीरियंस बताया। बोला श्री जी, वहां 8 साल रहने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं उन लोगों को जो सिखाना चाह रहा हूँ या उनसे मिलकर जो गांव का डेवलपमेंट करना चाहता हूँ उसकी उनको जरूरत है ही नहीं। वो हमसे ऑलरेडी डेवलप है, हमको उनसे कुछ सीखना है। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, वो गांव का चूंकि 2 दिन पैदल चल के जाना पड़ता है तो कोई केमिकल पेस्टिसाइड ले जाने की हिम्मत ही नहीं करता है। कौन 2 दिन ढो के ले जाएगा। तो पूरी खेती नेचुरल हो रही है। बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, इस साल इस खेत में किया, इस साल उस खेत में किया, हर साल एक ही खेत में खेती करने की जरूरत नहीं है। उस गांव का जो प्रोडक्ट्स है, जैसे राइस है, हमारे आपके जैसा व्यक्ति जाता है तो 1 हफ्ता अगर खाएगा तो उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग कॉन्कॉक्टेड राइस जिसमें कोई वैल्यू नहीं है वो खाते खाते हमारे इंटेस्टाइन इस तरह से आदत हो गई है कि जो बिल्कुल नेचुरल है खाना वो डाइजेस्ट नहीं होता। उस गांव में रोड नहीं है, बिजली नहीं है, और ना वो चाहते हैं कि रोड और बिजली आए, क्योंकि जहां भी रोड और बिजली जाएगा उस गांव का सारा प्रोड्यूस अब बाहर जाके सस्ते में बिक जाएगा। तो गांव वालों का ड्रेन हो जाता है, जिसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं। अगर हम सही तरीके से नहीं सचें तो गांव का हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, विकास के बदले में हम विनाश कर रहे हैं। तो हमारा एज ए सोशल कार्यकर्ता सबसे पहले बैठ के डिसाइड करना है कि किसको हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। छोटा सा उदाहरण 1-2 ले रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत नहीं है, झांकने की बात है। ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं है वहाँ कोई सेल्फिशनेस आपको नहीं दिखाई पड़े। उन गाँव में जहाँ रोड और बिजली नहीं गई है कोई ताला नहीं लगता है। और जिस गांव की बात कर रहा हूँ, इस गांव में इतनी अमीरी है, एक एक लड़की के शरीर पे कोई फेस्टिवल होता है तो इतना सोने का गहना है जो हमारे आपके जैसे 10 परिवार के पास भी सोना नहीं होगा।
उसका एनालिसिस कभी बाद में बताऊंगा कि ये रिचनेस कहाँ से आई है, ये समृद्धि कहाँ से आई है। तो ये तो रहा क्लैरिटी अबाउट कि डेवलपमेंट का मतलब क्या और हम क्या करने जा रहे हैं और उसके लिए हमारे पास कितनी काबिलियत है। अब 2-3 सक्सेसफुल मॉडल बता देता हूँ। नाम सुना होगा आप सबने, हिवरे बाजार, पोपट राव पवार। किसने किसने सुना है? हेलो हेलो। जी जी, कुछ साथियों ने सुना है। ओके, तो 2 मिनट में हिवरे बाजार का मैं बता दूं कि हिवरे बाजार, आज हिवरे बाजार ऐसा है कि अभी अगर कभी आके देखिएगा तो आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कोई गांव है। अभी लेटेस्ट में 2 महीने पहले होके आया हूँ। एक नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा कैंपस बना के और पूरा यूनिवर्सिटी का सारा फैसिलिटी की भारत सरकार के सारे प्रोग्राम वहीं पे चलेंगे, विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड या जो भी होगा। कहाँ से पैसा आए? पैसा मिसयूज ना हो इसके लिए गांव के लोग एकत्रित होके, और अब कोई भी डिसीजन एक व्यक्ति नहीं लेता है, सब मिलके बैठते हैं, ग्राम सभा की मीटिंग होती है, खुले दिल से बात करते हैं। वहां के बच्चों ने तय कर रखा है कि हमको बाहर में जाके नौकरी नहीं करना, पढ़ लिख के हम अपना काम संभालेंगे। आज हम लोगों के दिमाग में क्या बैठा है, मैं और मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी नहीं करता है तो सब लोग बोलते हैं यार इतना बड़ा हो गया अब क्या करेगा। और यही मेंटेलिटी लेके मैं गांव में जा रहा हूँ कि हर व्यक्ति को मैं नौकरी दिलाऊंगा, काम दिलाऊंगा। तो इसका मतलब कि मैं गांव को अप्रूव कर रहा हूँ। फिर हमको सोचने की जरूरत है कि ये मॉडर्न पद्धति कि हर एक व्यक्ति को शहर में जाके कोई नौकरी करनी है या रोजगार करनी है या पैसा कमाना है, यही जरूरी है या कुछ और जरूरी है। तो हिवरे बाजार में वो सब मिरेकल हुआ है, देखना है। मयंक गांधी का जो प्रोग्राम है ग्लोबल विकास ट्रस्ट, अलग अलग एंगल से हो रहा है और बहुत सारे गांव में हो चुका है। तो महाराष्ट्र में जब भी किसी को फुर्सत है, कोई गांव बहुत डेवलप हो चुका है किसी और तरीके से, कोई गांव किसी और तरीके से डेवलप, लेकिन हर जगह एक सूत्र है कि गांव के लोग इकट्ठे होने बहुत जरूरी है। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता आप जिस गांव को भी अडॉप्ट करना चाहते हैं या गांव आपको अडॉप्ट करे, इसके लायक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास काबिलियत होनी चाहिए कि गांव के लोग इकट्ठे हो सके। मैंने जो महसूस किया है लंबी जिंदगी में कि पहले गांव के बड़े लोगों को छोड़ दो, बच्चों के साथ खेलना शुरू करो। बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है जो बच्चों को आप अपना बना सकते हैं, बच्चे आपको अपना बना सकते हैं। उनके साथ उनकी पढ़ाई लिखाई का काम करो, उनका जो भी, उनसे पूछो क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, और फिर वहीं से वो वानर सेना पूरे गांव को लीड देती है, पूरे गांव को रास्ता देती है। अगर किसी को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो या तो आप अपने गांव में बुला लीजिए या हमारे गांव में आ जाइए, और अनजान गांव में चलेंगे जहां हम लोगों को कोई नहीं जानता है, तो रास्ता आप लोगों को दिखा सकते हैं क्या क्या होगा। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि हम सब लोग सर्वसम्मति से ये समझ लें कि हमको करना क्या है, हम विकास किसको बोल रहे हैं। अदरवाइज फिर उल्टी चाल चल के हम उस गांव को भी, माफ कीजिएगा, ये देख लीजिए आदर्श ग्राम योजना में क्या है, गांव के लोग इन्वॉल्व नहीं है और सब लोग ये कह रहा है कि पैसा नहीं आया इसलिए काम रुक गया। गांव के लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो किस काम के लिए पैसा चाहिए? गांव का लोगों का इन्वॉल्व होना, जैसे अन्ना हजारे का 5 सिद्धांत अगर आप लोगों को याद होगा तो, जिसमें श्रमदान बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम हो गांव में उसमें परिवार का हर एक सदस्य कम से कम एक दिन महीने में श्रमदान जरूर करेगा। उसका रिजल्ट क्या होता है कभी बाद में मैं बताऊंगा। आज के लिए मैं इतना छोटा डिटेल जितना होगा व्यक्तिगत अनुभव में कुछ बता सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू श्री जी, आपने बिल्कुल एकदम जड़ से जुड़ी बात की है और यही चीजों को सफलता की तरफ ले जाती है। तो हमारे और साथी जुड़े हुए हैं, मैं फिर से नाम लूंगा। राकेश कुमार पांडे जी, महेश्वरी पांडे जी, श्री भगवान राणा जी। आप में से कोई सांसद आदर्श ग्राम योजना के विषय में कुछ बात रखना चाहता है, कहना चाहता है, तो कृपया अपने को अनम्यूट करे और आगे जी बोल सकता है। जी नमस्कार सर। जी राकेश जी, आपका स्वागत है। सर
धन्यवाद सर, आप सभी ने मुझे मौका दिया। जैसे भी श्रीजीत सर बता रहे थे, वो उनकी बात बिल्कुल 100% जमीनी स्तर पे है। मैंने जो काम किया है, हमारे यहाँ के जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा लिया गया एक गांव था, तमौली गांव। उस गांव पे मैंने गौशाले पे ही काम किया। वहां पे जब हमने काम शुरू किया तो जो सृजित भाई साहब ने बताया, सेम वही अनुभव था मेरे साथ में। हमने पहले चरण में वहाँ के जितने भी स्कूल थे, सरकारी और प्राइवेट, वहाँ पे जाके हमने बच्चों के साथ में काम किया, उनको बताया कि हम क्या करने वाले हैं और हम किस तरीके से करने वाले हैं। दूसरे चरण में हमने वहाँ के लोगों के साथ में चर्चा की कि यदि आपके गांव में सड़क चौड़ी हो जाए और शहर के नज़दीक है, एक पर्यटन स्थल के रूप में आपका विकसित हो जाए, तो आने वाले समय में आपके पास में इस तरीके के इनकम्स हो सकते हैं। आज तक इस गांव में चकबंदी नहीं हो पाया। आपको यह भी बता दूं, माननीय मुलायम जी ने इस गांव में सबसे बेहतरीन सड़क बनाई। इस गांव में बहुत ही सुंदर प्रयाग दूध का दूध कलेक्शन केंद्र भी है और उन्होंने बनवाया। उन्होंने शहर के सारे डॉक्टरों का आवास जो सरकारी थे उनको यहाँ पे बनवाया। उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उन्हीं के खिलाफत कर दी, क्योंकि हर किसी का उस सड़क पे कब्जा था। जैसा सर ने बताया कि स्थानीय लोगों को यह नहीं पता कि यह जो कार्य सांसद जी कर रहे हैं वो उनके भविष्य में किस तरीके से काम करेगा, जबकि ये उन्हीं का क्षेत्र है। इसमें 4,000 उन्हीं के बिरादरी के लोग हैं और यहाँ से आज तक बीजेपी या भाजपा का कोई आदमी जीत नहीं पाया। लेकिन यह सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उस गांव में विकास आज भी ना के बराबर है। तो जब मैंने इस कार्य को लिया तो हमने यहाँ पे 15,000 करौंदे के पेड़, नींबू के पेड़ और 1.5 लाख पेड़ लगाया। आज 4 साल में इस वक्त करौंदा फैला हुआ है, पूरा गांव उस करंदे को तोड़ता है और उससे इनकम कर रहा है। अब इस चीज को ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो अब जो आदर्श संसदीय ग्राम की हम बात करते हैं सर, उसमें यह निकल के आता है कि जो वहाँ का मानव स्वभाव है उस पे कार्य करना बहुत जरूरी है। और जैसा सर ने बताया है, आप गांव को नहीं चुनते हैं, गांव अगर आपको चुने तो शायद आप कुछ काम कर पाए। ऐसा करने के लिए जो मार्गदर्शन हमें चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो मुझे बताएं कि प्रैक्टिकली ये कैसे हो सकता है, उस दिशा में अगर कोई दिशा निर्देश मिल सके, क्योंकि थ्योरेटिकली जागरूकता भी हो गई, लोगों को जोड़ा भी गया। गांव के 10% लोग जुड़े, लेकिन वो 10% लोग जो जुड़े वो इतने प्रभावशाली नहीं थे कि गांव के 3% के दबंगों के सामने खड़े हो सके, जिन्होंने जमीन पे कब्जा करके काम को रोका। तो मुझे इस दिशा में अगर आप कुछ गाइड कर पाए, तो ऑलरेडी हमारे पास 5-6 गांव हैं जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। शायद मैं उन गलतियों को यहाँ सुधार करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकूं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हो सकता है जिसमें हम मानव स्वभाव के परिवर्तन पे कार्य कर सके। एक विषय तो मुझे सॉफ्ट स्किल पे जो परसों हमने डिस्कशन किया वह एक संवाद है। दूसरा जो सर ने अभी बताया कि अब हमें केवल बच्चों पे ही फोकस करना ज्यादा बेटर है, खासकर वो जो एडोलसेंट एज में है और कुछ करना चाहते हैं, ऐसे बानर सेना पे कार्य करना हो। लेकिन अभी भी मेरे पास में यह सवाल पेंडिंग है कि हर कोई ये सोचता है कि इनके खर्चे कहाँ से आएंगे, हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जिन मॉडल्स को हम डेवलप कर रहे हैं वो लंबे समय तक सस्टेन करते रहे बिना आपके स्थानीय विरोध के। क्योंकि जैसे ही आप काम करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, कहीं ना कहीं सबका स्वार्थ है, और हर कोई उसी स्वार्थ को बचाने के लिए कि भैया अगर विकास होगा तो मेरी ये जमीन चली जाएगी, मेरा ये चला जाएगा, तो आपका जो है बुराई शुरू हो जाता है। तो ये कुछ मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या प्रैक्टिकली कोई ऐसा तरीका है जिसमें आप मुझे थंब रूल या कोई ऐसा हो जिसको हम इम्प्लीमेंट करें, और अगर ऐसा है तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि क्या हम एक साथ एकजुट होकर अपना सपोर्ट दे पाए, डिस्पाइट कि हम ऐसे डिस्कशन पे जाएं। क्योंकि सरकार तो बहुत पैसा लगा रही है, नो डाउट सरकार के पैसे जमीन पे जा रहे हैं, लेकिन वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट और स्थानीय लोग इसको गलत ले रहे हैं। तो ये मेरा सवाल है सर।
तो मैं इसका जवाब अगर आप देंगे तो शायद हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हमने डिजिटल लाइब्रेरी बना ली है, बच्चों को पीएम युवा योजना में कुछ पैसे भी दिलवा दिए, अपने व्यक्तिगत पैसे भी दे दिए हैं, पेड़ पौधे भी लगा दिए हैं, तालाब भी लगा दिया है, और उसमें से 10% से 15% लोग जुड़े हैं। लेकिन वे जो है इस तरीके के हैं कि वो सामने फ्रंट में कभी नहीं आते हैं, और जैसे ही उस गांव के 3% लोग आते हैं तो सब भाग जाते हैं। हमने उनके लिए लड़के भी देख लिया, भिड़के भी देख लिया। तो अब कोई और तरीका है तो मुझे बताएं, और अगर ऐसा लगता है कि ये यूपी में करना संभव नहीं है, कहीं और किया जा सकता है, तो मुझे ऐसा बताएं कि कोई ऐसा गांव जो हमें चुन सके, तो मैं उधर जाने के लिए तत्पर हूं और समय भी बिताना चाहूंगा। जी सर, प्लीज, ये मेरा प्रश्न था। जी राकेश जी, मैं आपसे जुड़ चुका हूँ। बहुत जल्दी हम लोग ग्राउंड पे, जहाँ भी ग्राउंड हमें बुलाएगी, मिलेंगे, और हर चीज का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम भी बना हुआ है। आधा मिनट लेता हूँ। हमें बच्चों को भी कुछ सिखाना नहीं है। हमको और आपको पता है कि हर मनुष्य जो धरती पे आता है असीमित क्षमता लेके आता है। हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए या है जिसको बच्चे को अवेयर करा देते हैं कि उसकी असीमित क्षमता क्या क्या है और क्या क्या कर सकता है। एक कंडीशन एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। उसके लिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हम लोग डेवलप कर चुके हैं इतने सालों से काम करते करते। कि हम लोग शेयर करेंगे, आपको लगेगा कि अरे ये तो इतना आसान था, ये क्यों नहीं हम लोग पूरे हिंदुस्तान में कभी कर रहे थे। लेकिन करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो कंडक्टर है उसका कथनी और करनी एक होना चाहिए। वो अगर सत्य में स्थापित नहीं होगा तो असत्य का साम्राज्य, असत्य का प्रचार प्रसार करेगा। थैंक यू। राकेश भाई साहब से मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये जो समस्या है, भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो समस्या है ये सभी गांवों में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ठगा है उनको। और गांव की कोई भी योजना हम बनाएं तो हम कोशिश करें कि उसमें किस रोजगार